बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबा में से एक है, लेकिन ये सच नहीं है। और ताजमहल के बगल से बहने वाली यमुना नदी यदि सूख गई तो ये ताजमहल गिर जाएगा। इसके साथ ही ताजमहल में कुछ अन्य गलतियाँ भी है। तो यदि आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं और साथ में आप ताजमहल घूमना भी चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको इसका जवाब मिला या नहीं। वेलकम टू टाइगर जर्नी। दोस्तों, आज हम लोग आए हुए हैं ताजमहल। तो आज हम लोग इससे जुड़े हुए रोचक जानकारी और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे और इसके कोने कोने में जाकर इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी हम लोग देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। ताजमहल अपनी बेमिसाल खूबसूरती और भव्यता की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। तो आज हम लोग इसी अजूबा को देखने के लिए आए हुए हैं। तो अभी हम लोग वेस्टर्न गेट, जो कि मेन गेट भी है, वहाँ उतर गए हैं और यहाँ से करीब 500 मीटर लगेगा और पैदल चलकर हम लोग मेन गेट तक पहुँचेंगे। और रास्ते में हमें ये ओबराय होटल भी दिखाई दिया, जो कि 5 स्टार होटल है। वैसे देखा जाए तो ताजमहल में प्रवेश करने के 3 गेट है, एक वेस्टर्न गेट, एक ईस्टर्न गेट और साउदर्न गेट। वेस्टर्न और ईस्टर्न गेट से हम लोग एंट्री कर सकते हैं। आप सूर्योदय होने से 1 घंटा पहले और सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले तक आप ताजमहल में प्रवेश कर सकते हैं। जो कि साउदर्न गेट है, वहाँ उस गेट से आप केवल बाहर निकल सकते हैं, इस गेट से प्रवेश करना मना है। और कुछ देर आगे चलने पर हमें ये ताज खेमा होटल भी दिखाई दिया। यह एक आइडियली बजट फ्रेंडली होटल है। यहाँ पे भी आप स्टे करना चाहते हैं तो स्टे कर सकते हैं। रास्ते में आपको कुछ हैंडीक्राफ्ट और रेस्टोरेंट की दुकानें भी दिखाई देंगी, जहाँ से आप कुछ खाना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते कर सकते हैं। और इस तरह की वैन भी अवेलेबल है। जो यात्री पैदल नहीं चलना चाहते तो वो यहाँ पे बैठकर प्रवेश द्वार तक जा सकते हैं। और यहाँ से अब हमें ताजमहल का ये जो गेट है वो दिखाई देने लगा है। और इसके दोनों तरफ आपको कुछ इस तरह के कॉटेज इंडस्ट्री या हैंडलूम, हाथ की बनी हुई अलग अलग प्रकार की वस्तुएं देखने को मिलेगी। और ये है गेट जहाँ से हम एंट्री नहीं कर सकते, यहाँ सिर्फ एग्जिट करने का रास्ता है। और एंट्री करने के लिए यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हमें जाना पड़ेगा। फ़िलहाल हमें अंदर जाने के लिए टिकट भी ख़रीदना है। और टिकट का फ़ीस जो है, शुल्क है, वो भारतीय आप इंडियन है तो उसका है 45 रुपीज़। यदि फॉरेनर है तो उसका 1050 रुपीज़ है। और यदि बच्चे 15 साल के कम के हैं तो उनको फ्री में होता है। और इधर ही टिकट मिलेगा। अभी देखिए ये बुकिंग काउंटर है, यहाँ पर हम लोग टिकट लेंगे। और यदि आप समाधि देखना चाहते हैं तो उसका अतिरिक्त 200 रुपये शुल्क है, जो कि अंदर भी उसका टिकट काउंटर है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और यदि आप ताजमहल का टिकट ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वेबसाइट पर जाकर आप ताजमहल का टिकट ऑनलाइन आसानी से बुक कर सकते हैं। उसके लिए आपको नाम, वायु, लिंग, ID प्रूफ देना होगा। अभी देखिए हम लोग ताजमहल का एंट्री के पास आ गए। यहाँ पे चेकिंग आपका होगा और यहाँ सिक्योरिटी का पुख्ता इंतज़ाम किया गया है। तो यहाँ पर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो मैं अभी कैमरा रख दे रहा हूँ। अब देखिए फिर यहाँ से एंट्री है, हम लोग एंट्री कर रहे हैं। और एंट्री करने के कुछ देर आगे चलने के बाद ही हमें कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। और आगे चलने के बाद हमें ताजमहल के पिछले 300 साल के इतिहास के बारे में बताया गया, जहाँ हमें हर एक साल की कैसी ताजमहल दिखता था पहले और उसमें क्या चेंजेज आए, इन सब के बारे में यहाँ पे फ़ोटो में दिखाया गया है और उसके बारे में बताया भी गया है। आप देख सकती है 1884 के समय का है, ये 1892 के फ़ोटो है। तो कुछ हर एक साल का ऐसे ही फ़ोटो ताजमहल का यहाँ पे लगाया गया है, आप देखिए। और उसके बारे में यदि कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बिफोर कंस्ट्रक्शन और आफ्टर कंस्ट्रक्शन उसमें क्या चेंजेज है, उसको भी यहाँ पे दर्शाया गया। और ये जो फ़ोटो ये मेन एंट्रेंस गेट में जो आपको चेंजेज आया, कंस्ट्रक्शन किया गया, कुछ रिपेयरिंग किया गया, उसके बारे में दिखाया गया और बताया गया है। मध्यकालीन भारत में निर्मित वास्तुकला के नायाब नमूने में एक ताजमहल सबसे अनूठा है। मोहब्बत की निशानी समझी जाने वाली यह इमारत पूरी दुनिया में अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है, जिसका देश विदेश के तकरीबन 70 से 80 लाख सैलानी प्रति वर्ष दीदार करने के लिए आते हैं। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर मौजूद है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ की याद में करवाया था। दोस्तों,
यदि आप आगरा आना चाहते हैं ताजमहल देखने के लिए तो आप सड़क के द्वारा, हवाई जहाज यानी हवाई मार्ग के द्वारा या फिर रेल मार्ग के द्वारा आप आ सकते हैं। सड़क के थ्रू आगरा राजधानी दिल्ली से 204 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से आगरा के लिए लगभग 3.5 से 4 घंटे लगते हैं। दिल्ली से कार और बसें उपलब्ध है। आगरा में मुख्य बस स्टेशन ईदगाह और आगरा किला है। दिल्ली, जयपुर, झांसी और लखनऊ से निर्धारित एसी और लग्जरी बस सेवाएं चलती है। आप यदि फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आगरा हवाई अड्डा शहर से 12.5 किलोमीटर दूर है, जो कि सीधे दिल्ली, वाराणसी और खजुराहो से जुड़ा हुआ है। आप दिल्ली हवाई अड्डा पे भी उतर के वहां से बस या फिर कार बुक करके आ सकते हैं। यदि आप रेलवे मार्ग के थ्रू आना चाहते हैं तो आगरा में 3 मुख्य रेलवे स्टेशन है, जो कि आगरा कैंट, आगरा किला और राजा की मंडी है, जो भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़े हुए हैं। और ईदगाह और आगरा शहर 2 अन्य रेलवे स्टेशन है, लेकिन बहुत कम ट्रेनें यहाँ रुकती है और दिल्ली से लगभग 2-3 घंटे ट्रेन से लगता है। वैसे हम लोग अभी ताजमहल का दीदार करने ही वाले हैं। देखिए यहाँ पे ताजमहल की पूरी डिजाइन और नक्शा बनाया हुआ है। यूनेस्को ने ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है, जो कि लिस्ट में दूसरे स्थान पे है। उसके बारे में यहाँ बताया गया था। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक स्मारक, जिसकी वास्तुकला, भवन निर्माण कला और पत्थर के इस्तेमाल से बनाए गए अजूबे हर पर्यटक को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यहाँ 15 से 16वीं शताब्दी के बीच में कई ऐसे निर्माण हुए हैं जिनका आज तक कोई मेल नहीं है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि ताजमहल संगमरमर की इमारत के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन बहुत कम लोग इस ताजमहल का नाम का अर्थ जानते होंगे। ताजमहल, इसका मतलब है क्राउन पैलेस। ये वास्तव में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत में से एक है। जो भी पर्यटक पहली बार इस इमारत को देखता है वो बस देखता ही रह जाता है। यह ताजमहल जितना खूबसूरत आपको तस्वीरों में दिखाई देता है, असल की दुनिया में ये उससे ज़्यादा खूबसूरत है। ताजमहल की बाहरी संरचना की बात करें तो यह तकरीबन 42 एकड़ के परिसर में फैला हुआ है, जिसका मुख्य आकर्षण मुमताज महल का मकबरा या ये मुख्य इमारत जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो है। मुख्य इमारत के अतिरिक्त परिसर का प्रवेश द्वार, अन्य इमारत, मस्जिद, अतिथि गृह आदि, 4 बाग और मीनारें, छतरियाँ सभी मिलाकर इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाती हैं। और यह ताजमहल का मुख्य प्रवेश द्वार है, जो लगभग 93 फीट ऊंचा यानी कि 93 फीट ऊंचा हाइट है। यह द्वार भी बारीक जड़ाई एवं नक्काशी द्वारा उत्कृष्ट नमूना है। गेट पर मौजूद लाल बलुआ पत्थर की सतह पर सफ़ेद संगमरमर और कीमती पत्थरों की जड़ाई की कार्य बारीकी से किया गया था। यदि ताजमहल का मुख्य इमारत यानी कि मकबरा का बात करें तो ये एक 23 फीट ऊंचे चतुर्भुज पर बनाया गया है। यह एक ऐसी इमारत है जिसमें एक मेहराब रूपी मुख्य द्वार है। मुख्य मेहराब के ऊपर में एक विशाल गुंबद मौजूद है और मुख्य मेहराब के दोनों ओर ऊपरी दूसरी शैली में 2-2 अतिरिक्त मेहराब निर्मित है। इस शैली में कक्ष के चारों किनारों पर 2-2 मेहराब एक के ऊपर दूसरा बने हुए हैं और इसके चारों कोनों पर एक एक मीनार बनाई गई है, जो मुख्य ढांचे को स्थिरता प्रदान करने का कार्य करती है। सभी मीनारें बाहर की ओर झुकी हुई है, जिसका कारण यह देखने पर सीधी दिखाई पड़ती है। इसके अलावा इन मीनारों का बाहर की ओर झुके होने का कारण यह भी है कि किसी आपदा जैसे कि भूकंप आने पर मुख्य ढांचे यानी कि मुख्य मकबरा को कोई हानि न पहुंचा पाए। इसके अलावा ये मुख्य द्वार पर कुछ प्रकाशीय भ्रम भी प्रदान करता है। जैसे ही कोई व्यक्ति मुख्य द्वार से ताज के पास पहुंचता है तो मकबरा व्यक्ति से दूर जाता हुआ प्रतीत होता है, जबकि मुख्य द्वार से बाहर की तरफ आने पर मकबरा बड़ा होता जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप रात में ताजमहल देखना चाहते हैं तो पूर्णिमा के 2 दिन पहले और पूर्णिमा के 2 दिन बाद रात में ताजमहल देखने के लिए खोला जाता है, तो उस समय आकर आप देख सकते हैं। और यहीं तक यदि आप बाकी के जो टिकट मिले थे 40 रुपये 50 रुपये के, तो उसके लिए यहीं तक आप भ्रमण कर सकते हैं। यदि आप ऊपर में मकबरा के अंदर जाकर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अतिरिक्त 200 रुपये देकर टिकट खरीदना पड़ेगा और वो टिकट आपको ये मस्जिद जो है इसके ठीक पास में आपको टिकट मिलेगा। तो अभी हम लोग टिकट खरीदने के लिए आ गए हैं।
देखिए यहाँ पर ये मेंशन भी किया गया है कि 200 रुपये का टिकट है मुख्य द्वार पर पहुँचने के लिए, मुख्य मकबरा देखने के लिए। और वहाँ पर जाने के लिए आप ऐसे शूज़ पहन के नहीं जा सकते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे शूज़ प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा, जिसके कारण जो वाइट संगमरमर है वो गंदा ना हो, वो भी हम आप लोग को दिखाएंगे। और ताजमहल में प्रवेश करने से पहले आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो 10-10 रुपये के ऐसे प्रिकॉशन वाले बेचेंगे, बट यदि आप यहाँ पे मकबरा के अंदर जाना चाहते हैं तो वो आप नहीं लें, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के फ्री में यहाँ पर दिया जाएगा। और अभी हम लोग ताज मस्जिद जाएंगे और यहाँ पर जाने के लिए आप शूज़ बाहर ही खोल दें, क्योंकि अंदर शूज़ ले जाना अलाउ नहीं है। तो ठीक परिसर में मकबरे के पश्चिम में मौजूद ये ताज मस्जिद जो है इस परिसर की भव्यता को बढ़ाने का कार्य करती है। मस्जिद का निर्माण लाल पत्थर बलुआ जो पत्थर है किया गया है, जिसमें कुछ स्थानों पर सफ़ेद संगमरमर की जड़ाई की गई है। परिसर में मस्जिद का निर्माण मुस्लिम मान्यता के अनुसार किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक मकबरे के पास प्रार्थना स्थल होना अनिवार्य था। और मस्जिद जैसी एक अन्य इमारत का निर्माण मस्जिद के ठीक सामने की तरफ, अथवा यदि बोल सकते हैं मकबरे के पूर्व की ओर किया गया है, जो एक अतिथि गृह या मेहमान खाना है। यह दोनों लगभग एक समान दिखने वाली इमारत पूरे ताजमहल परिसर की वास्तुकला को पूर्ण सम्मिलित या संतुलन प्रदान करती है। मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण 1631 में अपनी तीसरी बीवी बेगम, जिनका नाम मुमताज महल था, जिनके मरने की बाद उनकी याद में इस गगनचुंबी इमारत का निर्माण कराया था। इतिहासकार बताते हैं कि बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के मौत के गम में इस कदर डूब गए थे कि उन्हें शासन संबंधी कार्य, भूख प्यास, सेना का रख रखाव से लेकर कीमती वस्त्र और आभूषण तक पहनना छोड़ दिया था। और मुगल बादशाह शाहजहां की ओर से दिया गया अपनी बेगम को यह तोहफा, जिसको आज भी मोहब्बत की निशानी के रूप में जाना जाता है, ये यमुना नदी किनारे बनाया गया था। यमुना नदी किनारे बनाने की एक खास वजह यह भी थी कि दरअसल ताजमहल की नींव 40 कुएं के ऊपर साल की लकड़ी के बीम का इस्तेमाल हुआ था, जिससे आज तक इसकी नींव जस की तस बनी हुई है। और आज भी जब इस इमारत को पहली दफ़ा देखते हैं तो हैरान हो जाएंगे। सामने से और पश्चिम की तरफ देखने के बाद अब हम लोग मुख्य मकबरा की ओर चलेंगे। यहाँ देखिए ये एंट्री है और यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश किया जाएगा जो 200 रुपये का टिकट खरीदे हुए हैं। और आगे हमारा यहाँ टिकट चेकिंग करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको शू कवर भी पहन कर जाना है। और ये देखिए हमारा 200 रुपये जो टिकट था वो ऐसा है, हमें मिलता है। और यहाँ पर हम शू पहन कर ही ऊपर जाना अलाउ है। तो अब हम लोग ऊपर मकबरे की तरफ जाएंगे और देखेंगे वहाँ पर ऐसा क्या खास है। देखिए यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दिया गया, कुछ नोटिस यहाँ पर लिख दिया गया। और यहाँ पर देखिए हम लोग शू कवर लगा चुके हैं, तो अब हम लोग आसानी से जा सकते हैं। और ऊपर जाने के लिए एक छोटा सा ये सीढ़ी है, जिसके ऊपर जाने के बाद हम लोग मकबरे पर पहुँच गए हैं अभी देखिए। और यहाँ ये देखिए इसी सीढ़ी के थ्रू हम लोग आए थे। और ऊपर जाने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है दोस्तों। एक अनुमान के मुताबिक उस वक्त इसे बनाने में लगभग 6 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि उस वक्त सोने का भाव 15 रुपये तोले था। इसे बनाने में विश्व के प्रसिद्ध एक्सपर्ट की एक टीम लगाई गई थी, जिन्हें अपने क्षेत्र में महारत हासिल थी। इसे बनाने में मकराना से लाया गया संगमरमर इस्तेमाल हुआ था। इसकी 4 दीवारी और फोर्ट कोर्ट का निर्माण लाल पत्थर से किया गया था। इसमें दुनिया भर की बेशकीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जिनकी दुर्लभ छटा आज भी ताजमहल के भ्रमण के दौरान नजर आती है। वैसे क्या आप जानते हैं मुमताज़ बेगम की यह पहली कब्र नहीं है। मुमताज़ बेगम की पहली कब्र को बुहारनपुर जिले में दफन किया गया था, जहां आज भी उनकी याद में एक मकबरा बना हुआ है। ताजमहल बनने के बाद मुमताज़ बेगम की कब्र को खोदकर बुहारनपुर से आगरा लाया गया और ताजमहल के बगीचे की एक ही हिस्से में उसे दफन किया गया था। फिर तीसरी बार में मुमताज़ बेगम की कब्र को ताजमहल के नीचे तहखाने में दिया गया। और आज ताजमहल के ऊपरी हिस्से में जो कब्र है, जिन्हें पर्यटक भ्रमण करते हैं, वो शाहजहां और मुमताज़ की असली कब्र नहीं है।
अपनी खूबसूरती से सबको मंत्रमुग्ध कर देने वाली इस इमारत का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और तथा लगभग 22 साल के बाद 1653 में बनकर तैयार हो पाया था। 22 साल तक चले इस निर्माण कार्य में पूरे मध्य एशिया और उसके बाहर से 20,000 से अधिक मजदूरों और कारीगरों ने काम किया था। वैसे इस दरवाजे के बाहरी भाग में कुरान की कुछ आयतें सफ़ेद संगमरमर की सतह पर अच्छी तरह से अंकित है। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि यमुना नदी सूख गई तो पूरा ताज गिर जाएगा, क्योंकि ताजमहल की नींव आबनूस और महोगनी की लकड़ियाँ से रखी गई है। इन लकड़ियों को मजबूत बनाए रखने के लिए नमी की आवश्यकता होती है और ताजमहल की नींव में 50 कुएं हैं जिन्हें ताजमहल के पास से गुजरने वाली यमुना नदी से पानी से मिलता है। इससे नींव की लकड़ियां में नमी बनी रहती है और ताजमहल मजबूती से खड़ा रहता है। और ये गेट है ताजमहल के अंदर मकबरे के में जाने का। और मकबरे के अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, वहाँ पर फ़ोटो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बाहर से ही इसका पूरा सीन दिखा रहा हूँ ये कैसा दिखता है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से देखने पे पूरे ताजमहल के अंदर का कुछ ऐसा दिखता है। तो अब हम लोग मकबरे का भ्रमण करने के बाद इस सीढ़ी से नीचे उतरकर दूसरे, जहाँ से हम लोग आए हैं वैसे नहीं, दूसरे गेट से, और यहाँ जो हम लोगों ने शू कवर लिया था वो यहाँ पे रख देंगे और उसके बाद हम लोग दूसरे ओर चल देंगे। दोस्तों, मैं आप लोग को एक बहुत हैरानी वाली बात बताता हूँ कि ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा नहीं है। हम और आप बचपन से यही सुनते आए हैं कि ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हकीकत है। दरअसल ताजमहल 7 अजूबों में कभी शामिल नहीं रहा। हालांकि साल 2000 से 2007 के बीच स्विट्जरलैंड की न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन द्वारा दुनिया के 200 ऐतिहासिक इमारतों को लेकर सर्वे किया गया था, जिसमें साल 2007 में ताजमहल को दुनिया के 7 नए अजूबे में शामिल किया गया, परंतु इस सर्वे को यूनेस्को से समर्थन नहीं मिला था। मैं आपको बता दूं, ताजमहल में कुछ कमियां भी है। वैसे तो शाहजहां एक ऐसी इमारत बनाना चाहते थे जिसमें कोई गलती ना हो, लेकिन मुमताज़ महल की मज़ार के ठीक ऊपर छत पर एक छेद है। कहा जाता है शाहजहां द्वारा मजदूरों के हाथ काटने की बात सुनकर एक कारीगर ने जानबूझकर यह छेद किया था ताकि ताज में कुछ न कुछ कमी रह जाए। दोस्तों, आज हम लोग ताजमहल घूमने के साथ साथ इसके बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ भी लिया हमने, जैसे कि ताजमहल में क्या कमियां है, ताजमहल 7 अजूबा में से है या नहीं, और यदि नदी सूख गई यमुना नदी तो फिर ताजमहल का क्या होगा। तो अभी हम लोग एग्जिट के साथ बाहर आ चुके हैं। ये देखिए, ये यहाँ से एग्जिट का रास्ता है। अब बाहर आने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा मिलेगा। तो दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये खूबसूरत ताजमहल आपको कैसा लगा। और यदि आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, सो दैट कि हम आपको घर बैठे भारत के अलग अलग कोने में जाकर कुछ धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों का मुआयना कराएं और उसके जुड़े हुए रोचक जानकारियाँ भी देते रहें। तो दोस्तों, हमारी चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।